In the name of Allah, the most gracious, the most merciful, my dear students, अस्सलाम वालेकुम। माय डियर स्टूडेंट्स, आज की क्लास बहुत अहम क्लास होने वाली है और क्लास रिलेटेड है आपके न्यूटन साहब से। न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन इज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इन आवर यस्टरडे क्लास न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। इसी को लेके हम एक डिफरेंस डिस्कस करेंगे और ग्रेविटेशनल फोर्स की कुछ खुसूसियात इस क्लास में डिस्कस करेंगे माय डियर स्टूडेंट्स। देखिए और से कल मैंने आप लोगों को समझाया F इज इक्वल टू कैपिटल G m1 m2 डिवाइडेड बाई r स्क्वायर। दिस वॉज आवर यस्टरडे टॉपिक इन विच वी अबाउट रिलेशन बिटवीन ग्रेविटेशनल फोर्स एंड मास एज वेल एज रेडियस ऑफ डिस्टेंस बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स। हमारी कल की क्लास में हमने एक रिलेशन डिस्कस किया था फोर्स का मास के साथ और दो ऑब्जेक्ट के दरमियान डिस्टेंस। मास के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है फोर्स। आज की इस क्लास में इसी कैपिटल जी को हम डिस्कस करेंगे कि ये कैपिटल जी है क्या। ये कैपिटल जी एक कांस्टेंट है जिसे कहा जाता है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। जब भी आप प्रोपोर्शनलिटी को हटाते हैं ना, कल अगर आपको याद हो तो हमारे पास F डायरेक्टली इन्वर्सली प्रोपोर्शनल m1 m2 डिवाइडेड बाई r स्क्वायर ये रिलेशन आया था। फिर हमने प्रोपोर्शनलिटी साइन को जब ख़त्म किया तो हमारे पास क्या आया, F इज इक्वल्स टू यहाँ पे एक कांस्टेंट G। जब भी प्रोपोर्शनलिटी साइन कोई ना कोई कांस्टेंट आता है, वो कांस्टेंट कहलाता है कैपिटल G एंड दिस कैपिटल G इज नोन एज यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। हाई बात। जबकि स्मॉल g इट इज़ द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ज़मीन की कशिश की वजह से बॉडी के अंदर जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो जाती है उस एक्सेलरेशन को कहा जाता है स्मॉल g, अट्रैक्शन। ठीक है, कशिश का क्या मतलब है, कशिश सकल कहा जाता है। ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को उर्दू में कशिश सकल कहते हैं। ज़मीन की कशिश की वजह से ना बॉडी के अंदर एक्सेलरेशन, मतलब एक्सेलरेशन से मुराद ये है अगर किसी बॉडी की स्पीड, किसी बॉडी की वेलोसिटी चेंज हो जाए टाइमिंग के हिसाब से तो हम उसको बोलेंगे कि बॉडी के अंदर क्या आ गई, एक्सेलरेशन। एक ही कांस्टेंट स्पीड के साथ मूव करना वो एक्सेलरेशन नहीं है। कभी स्पीड, कभी तेज़, कभी ज़्यादा, कभी कम रफ्तार से चलने को कहा जाता है एक्सेलरेशन। एक कांस्टेंट स्पीड के साथ मूव करें तो हम उसको एक्सेलरेशन नहीं कहेंगे, उसको हम एक्सेलरेशन नहीं कहेंगे। कभी किसी गाड़ी की रफ्तार में, किसी ऑब्जेक्ट की रफ्तार में तेज़ी, कभी कम, कभी तेज़ी, या मुसलसल तेज़ी आ रही हो उसकी स्पीड में, देन वी कैन से दिस बॉडी इज शोइंग व्हाट, एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन समझ। अब ज़मीन जब किसी चीज़ पे फोर्स लगाती है तो उस बॉडी के अंदर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो जाती है ज़मीन की फोर्स की वजह से। दैट एक्सेलरेशन इज नोन एज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी और इसको रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल g से। इट इज़ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी विच डिटरमिन्स द ग्रेविटेशनल फोर्स एक्टिंग पर यूनिट मास। एक मास पे लगने वाली ज़मीन की फोर्स को कहा जाता है हमारे स्टूडेंट। आई बात समझ में? अच्छा जी, इट हैज सेम वैल्यू एवरीवेयर इन द यूनिवर्स। कायनात में जहाँ भी जाए कैपिटल G की वैल्यू सेम है। चाहे आप अर्थ पे बैठे, चाहे आप मार्स पे जाए, चाहे आप मून पे जाए, अगर आप वहाँ जाके देखेंगे कि वैल्यू ऑफ कैपिटल G क्या है तो आप यही बोलेंगे 6.673 एक्सपोनेंट माइनस 11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर। ये इसकी वैल्यू फिक्स है जहाँ भी जाए। ठीक है, यानी सेम वैल्यू होती पूरे यूनिवर्स के अंदर जहाँ भी जाए आप। यूनिवर्स में ये सारी चीज़ें जितने भी प्लैनेट, स्टार्स वगैरह सब बात है, और जहाँ भी जाए जी की वैल्यू क्या रहेंगी। और जबकि अगर स्मॉल जी की इट है डिफरेंट वैल्यूज है डिफरेंट प्लेसेस। अगर आपको याद हो इसी चैप्टर के अंदर हमने एक न्यूमेरिकल, आपको इंशाल्लाह आपको देखेंगे न्यूमेरिकल वीडियो है उस पर, वो मैं भेजूँगा टेस्ट के लिए। ठीक है, उसमें मैं आपको एक क्वेश्चन समझा रहा हूँ। उसमें मैंने आपको बताया है कि जी ऑन अर्थ कितना है, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। जी ऑन मून कितना है, 1.6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और जी ऑन मार्स कितना है, 3.7
मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। माय डियर स्टूडेंट्स, द वैल्यू ऑफ स्मॉल जी इज डिफरेंट एट डिफरेंट प्लेस। डिफरेंट जगहों पे इसकी वैल्यू चेंज होती है। जितना हाइट बढ़ेंगे उतना वैल्यू ऑफ जी कम हो जाएंगी। व्हेन यू मूव अपवर्ड फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ द वैल्यू ऑफ जी कंटिन्यूसली डिक्रीज। ठीक है, वैल्यू स्मॉल जी की वैल्यू कम हो रही है, तो वो कांस्टेंट नहीं है। स्मॉल वैल्यू ऑफ स्मॉल जी कांस्टेंट नहीं है। अब ऑन दी सरफेस ऑफ अर्थ वैल्यू ऑफ जी है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये जो वैल्यू है ना वो सरफेस ऑफ अर्थ पे, स्पेशली ये जो आपके पास साहिल जो समंदर है ना, समंदर की सतह पे कंसीडर किए जाते हैं जब भी आप कोई चीज़ एक्सपेरिमेंट करते हैं। ठीक है, क्योंकि वो लोएस्ट एरिया होता है। नाउ दीज पॉइंट्स आर क्लियर। कोई मसला है इसमें, कोई क्वेश्चन है? दो डिफरेंस, एक स्मॉल जी एक कैपिटल जी। माय डियर स्टूडेंट्स, सेकंड क्वेश्चन, राइट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। अब ये जो फोर्स है ग्रेविटेशनल फोर्स, इसकी कुछ खुसूसियात है। खुसूसियात में से पहली खुसूसियत ये है, इट इज़ ऑलवेज प्रेजेंट बिटवीन एवरी टू ऑब्जेक्ट्स बिकॉज ऑफ देयर मासेस। दो ऑब्जेक्ट का जहाँ पे कॉन्सेप्ट है वहाँ पे ये है, मतलब जितने भी कायनात में जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं, टू ऑब्जेक्ट्स के दरमियान हमारे पास क्या होंगी? फोर्स एग्जिस्ट करेंगी। अभी मेरे और आपके दरमियान भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, लेकिन हम एक दूसरे को अट्रैक्ट नहीं कर पा रहे। क्यों? कौन बताएगा? मीडियम इंडिपेंडेंट है ये, बताएगा कोई? अभी हम दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, लेकिन अट्रैक्शन तो नज़र नहीं आ रहे हैं। इनके मुताबिक इट इज़ ऑलवेज प्रेजेंट बिटवीन एवरी टू ऑब्जेक्ट्स बिकॉज ऑफ देयर मासेस। लेकिन इस हिसाब से हमें एक दूसरे को अट्रैक्ट करने चाहिए थे, लेकिन नहीं कर पा रहे। क्यों? वजह पहली वीडियो में बता चुका हूँ। क्यों नहीं कर पा रहे हम एक दूसरे को अट्रैक्ट? ज़मीन की जो ग्रेविटी है, ज़मीन का जो मास है वो सबसे ज़्यादा है। मास ऑफ अर्थ सबसे ज़्यादा है। फ़र्ज़ कर ले यहाँ पे अब ये एक आपका मास आएगा, एक मास ऑफ अर्थ आएगा। आप और मास ऑफ अर्थ की जो फोर्स है वो ज़्यादा होंगी बनिस्बत हम दोनों के दरमियान। जितना आपके पास ऑब्जेक्ट के मास ज़्यादा होंगे उतना ही फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उन दो के दरमियान ज़्यादा बढ़ेंगी। ठीक है, ये ज़मीन भी सूरज के गिर्द चक्कर काट रही है माय डियर स्टूडेंट्स। कभी सोचा इसकी वजह क्या है? बिकॉज द मास ऑफ सन इज़ वेरी ह्यूज। सन का मास भी बहुत ज़्यादा है, इस वजह से ज़मीन खुद सन की तरफ अट्रैक्ट है, उसके गिर्द चक्कर नहीं। बात ज़मीन खुद आगे जाना चाहती है, लेकिन सूरज उसको अपनी तरफ खींचता है, कि जिसकी वजह से ना वो सूरज की तरफ ना वो सूरज से मतलब अपने जगह से आवे, वो अपने रोटेशन में यानी अपने एक एक्सिस उसमें सर्कुलर मोशन दिखा रहे होते हैं। इसकी वजह समझ में आ गई? अब आपको पता चला। इसमें बहुत सारे अहम न्यूमेरिकल्स है जो कि पेपर के हाल बहुत हैं, इसमें से एक न्यूमेरिकल ज़रूर आएगा। आप देखेंगे दो बंदों के दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो कितनी कम है। जब न्यूमेरिकल्स करेंगे तो पता चलेगा। न्यूमेरिकल्स में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, या इस वीडियो के प्लेलिस्ट के आखिर में जाए आपको सारे न्यूमेरिकल पोर्शन मिल जाएगा। ठीक है, टेस्ट के हवाले से मैं भेज दूंगा। टेस्ट होगा इस चैप्टर का 6 अक्टूबर 2025 मंडे। उसके लिए इसके अभी से आप लोग तैयार करें। पहला पॉइंट समझ में आया? ग्रेविटेशनल फोर्स हर दो ऑब्जेक्ट के दरमियान पाए जाते हैं। इट एग्जिस्ट एवरीवेयर इन द यूनिवर्स, और कायनात में जहाँ भी जाए ये फोर्स पाई जाती है। इट फॉर्म्स एन एक्शन रिएक्शन पेयर। इसका मतलब ये है, ये ज़मीन है, मैं यहाँ बैठा हुआ हूँ, अगर ज़मीन मेरे ऊपर फोर्स लगा रही है तो मैं भी ज़मीन के ऊपर, ज़मीन मेरे ऊपर फोर्स लगा रही है तो मैं आपके ऊपर फोर्स लगा रहा हूँ, आप मेरे ऊपर फोर्स लगा रहे हैं। तो जब दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगाएंगे तो मेरा आप पे लगाने वाला फोर्स एक्शन फोर्स, और आपका मेरे ऊपर लगाने वाला फोर्स रिएक्शन फोर्स। न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन कहता है एवरी एक्शन हैज़ अ रिएक्शन विथ इक्वल मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन डायरेक्शन। जिसके ऊपर आप फोर्स लगाते हैं वो अपोजिट में फोर्स लगाएंगे। तो ये जब दो अपोजिट फोर्स होंगे तो एक का दूसरे ऑब्जेक्ट के फोर्स एक्शन फोर्स, और दूसरे ऑब्जेक्ट का उस ऑब्जेक्ट पे रिएक्शन फोर्स।
तो इस हिसाब से जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो क्या बनाता है, एक्शन रिएक्शन पेयर बनाता है। चौथी बात, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द मीडियम बिटवीन द ऑब्जेक्ट्स, मीडियम के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा। ठीक है, हवा हो, अभी आप किसी ने यहाँ पे क्या था कि हवा की वजह से हमें, द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑन द मीडियम बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स, मीडियम के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा। हवा एक मीडियम है, पानी एक मीडियम है, ग्लास के मीडियम है, ये चट्टान एक मीडियम है, ये आपके पास ये ब्लॉक्स एक मीडियम है, ब्रिक्स वगैरह मीडियम है, ये सारे मीडियम के एग्जांपल है, लेकिन ये इसमें डिपेंड नहीं करेगा। ठीक है, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द मासेस ऑफ ऑब्जेक्ट। कल की बात है, यह जो फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है द प्रोडक्ट ऑफ दी, प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई मासेस ऑफ ऑब्जेक्ट, दो ऑब्जेक्ट के मासेस के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। मतलब ये है जितना ऑब्जेक्ट का मास बढ़ेगा उतना ही ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेंगी, तभी हम ज़मीन की तरफ अट्रैक्ट है, वरना हम एक दूसरे को अट्रैक्ट कर सकते हैं। इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स ऑफ टू ऑब्जेक्ट। हमारे पास ये एक ऑब्जेक्ट है, ये दूसरा ऑब्जेक्ट है, इसका मास m1 है, इसका मास m2 है, तो इन दोनों के दरमियान फासले के ऊपर भी डिपेंड करता है। जितना दो ऑब्जेक्ट के दरमियान फासला ज़्यादा होंगे उतना ही वो फोर्स ऑफ, जो ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वो कम महसूस होंगी। आप ज़मीन के ग्रेविटेशन यानी जो फील्ड है उससे निकल जाएंगे, फिर ज़मीन आपको खींचेंगी नहीं, फिर आप सूरज की तरफ या किसी और प्लेनेट की तरफ आपकी अट्रैक्शन हो जाएगी। हालांकि सारे प्लैनेट्स गोल है, स्फीयर शेप का है ना, होना तो ऐसा चाहिए। अगर ज़मीन ही आप लोगों को खींचती तो किसी दूसरे, आप चांद पे जाएं तो ज़मीन आपको खींच लेती, नहीं यार ये मेरा बंदा है, मुझे दे दें, ऐसा नहीं होता ना। मार्स जो मून है उसका अपना क्या होता है, उसका अपना एक ग्रेविटेशन होता है, मार्स का अपना एक ग्रेविटेशन होता है, नेपट्यून का अपना एक होता है, यूरेनस का अपना एक जो है ना ग्रेविटेशनल फोर्स होती है। कायनात में जितने भी चीज़ें हैं सबकी अपनी अपनी फोर्स होती है, वो फोर्स के साथ दूसरे ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हैं। माय डियर स्टूडेंट्स, आखिरी बात, अब चूंकि आपको पता है, देखो अब डिस्टेंस जितना ज़्यादा होंगी तो ऑब्जेक्ट के दरमियान उतना ही वो फोर्स कम होंगी। अब डिस्टेंस के किस हिसाब से, ये जो फोर्स है वो डिस्टेंस के स्क्वायर के हिसाब से, इसी वजह से कहा जाता है कि इट फॉलोज द इनवर्स स्क्वायर लॉ। इनवर्स का मतलब 1 के नीचे, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है डिस्टेंस के साथ, यानी डिस्टेंस जितना बढ़ेंगी उतना वो फोर्स कम होगी। एक चीज़ के बढ़ने से दूसरी चीज़ कम हो जाए, उसको इनवर्स कहा जाता है। और इनवर्स की स्क्वायर है तो इसी वजह से कहा जाता है इट फॉलोज इनवर्स स्क्वायर लॉ। माय डियर स्टूडेंट्स, आज की क्लास यहाँ पे हम अख्ताम करते हैं। कल की क्लास में एक नए जो है ना टॉपिक के साथ हम आएंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।